नमस्कार, मैं टीके शर्मा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रेवा क्रेन की तरफ से। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं हमारी जो फ्लेम प्रूफ क्रेन होती हैं या स्पार्क प्रूफ क्रेन होती हैं उसके बारे में। क्या क्या उसमें आपको पहले तो जोन वाइज समझना जरूरी है कि क्या है और किस तरह से है, किस जोन की है। तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक पीपीटी के थ्रू मैं प्रेजेंट करके कोशिश करूंगा समझाने की, जितनी भी समझ पाए आप लोग बहुत बढ़िया है। और उसमें हम एक बार कोशिश करते हैं कि फ्लेम प्रूफ क्रेन को समझते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हमें कंसीडर करनी है कॉस्टिंग के टाइम पे। सो एक बारी मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सो आज हम डिस्कस करते हैं कि फ्लेम प्रूफ क्रेन और स्पार्क प्रूफ होती क्या है, और समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें जब हम कॉस्टिंग करेंगे तो क्या क्या पैरामीटर्स और क्या क्या किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है। तो हम इंट्रोडक्शन वाली पार्ट पे चलते हैं। तो हम समझते हैं और एक तरह से देखते हैं कि स्पार्क प्रूफ होती है क्या, और क्रेन किस तरह की फंक्शन रहती हैं और कहाँ लगती हैं ये क्रेन। तो पहले तो जनरल वर्ड में हम सब जानते हैं कि फ्लेम प्रूफ क्रेन होती है, और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि फ्लेम प्रूफ क्रेन वहां लगने वाली है जहां नीचे कोई आग जल रही है या हीट जोन है जहां से फ्लेम निकल रहा है। तो ऐसा नहीं है। फ्लेम प्रूफ क्रेन को आप बोल सकते हैं कि हजार्डियस जोन की क्रेन है, और वो स्पार्कलेस हमें क्रेन बनानी है जिसके अंदर इस जो भी वहां पे फ्यूम्स और गैसेस रहती हैं वो उसके जो जिस कंपोनेंट में स्पार्क जनरेट होती है वहां पे इंटर ना करे। और अगर इंटर करती हैं और स्पार्क जनरेट होता है तो आग लगने की चांस होती है। तो हम एक बार स्लाइड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरह की जोन होती है, उनमें क्या गैसेस होते हैं, वेपर्स होते हैं या डस्ट होते हैं, मिक्सचर्स ऑफ तीनों के हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में होइस्ट एंड क्रेन्स आर मेनली यूज्ड इन सेफ एरिया और हजार्डियस एरिया। तो सेफ एरिया की हमें बात ही नहीं करनी है, यहाँ पे हम हजार्डियस एरिया की बात करेंगे। और हजार्डियस एरिया में भी उस जगह की बात करेंगे जहाँ पे गैसेस, वेपर्स और मिक्सचर ऑफ बोथ, फिर डस्ट, कंबस्टेबल डस्ट और ये रहेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डियस एरिया एंड जोन हम उसकी बात करते हैं। तो जोन 0 होता है, जोन 1 होता है, जोन 2 होता है। और ये गैसेस, वेपर्स एंड मिक्सचर्स ऑफ गैसेस वेपर का हो सकता है एज पर आईईसी 60079-10 एंड -1। तो ये एक जो गैसेस और वेपर्स और उनके मिक्सचर वाली एरिया होती हैं उनको हम जोन 0, जोन 1 एंड जोन 2 में डिवाइड किए हुए हैं। उसी तरह से अगर कंबस्टेबल डस्ट होती है, अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंस हैं उस तरह के, और वो उसमें आग लगने की चांसेस होती हैं, तो वो कंबस्टेबल डस्ट में आती हैं। और वो उनकी जो क्लासिफिकेशंस हैं एज पर आईईसी 60079-102 वो होती हैं जोन 20, जोन 21 एंड जोन 22। तो गैसेस, वेपर्स एंड मिक्सचर्स, इनकी क्लासिफिकेशन जोन 0, जोन 1, जोन 2, इनमें किस तरह की इनकी नेचर क्या होती है, किस तरह से इनमें आग लगने की चांसेस होती है, इनकी प्रेजेंस क्या होती है उस एरिया में, इन्वायरमेंट में, ये एक बार समझ लेते हैं हम यहाँ पे छोटे से इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो जोन 0 जो होती है उनमें इग्नाइटेबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेमेबल गैसेस मीन्स बहुत ही हाईली कंसंट्रेशन रहती है फ्लेमेबल गैसेस का और वेपर्स का। गैस हो सकते हैं और वेपर्स भी हो सकते हैं जो कि कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहती हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसी तरह से जोन 1 में इग्नाइटेबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेमेबल गैसेस और वेपर्स हो सकते हैं जो कि मोस्टली आपके ऑपरेशन कंडीशन में, नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में वहां पे प्रेजेंस रहेगी उनकी। जोन 2 में अब आ जाते हैं। जोन 2 में भी वही रहेगी, इग्नाइटेबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेमेबल गैसेस और वेपर हो सकती हैं, बट उनकी जो प्रेजेंस होगी वो नॉर्मल ऑपरेटिंग टाइम में बहुत ही शॉर्टर पीरियड के लिए रहेंगी, और वो बहुत ज्यादा देर तक वहां पे उनकी प्रेजेंस नहीं रहने वाली है। इसी तरह से डस्ट पार्टिकल्स होंगे जो कि फ्लेमेबल होंगे, कंबस्टेबल डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उनकी भी हम जोन डिवाइड किए हुए हैं और कैटेगराइज्ड हैं एज पर आईएस 60079 और 10-2 पे। तो जोन 20 में क्या रहती है ये एक बार हम देखते हैं। एन एरिया वेयर कंबस्टेबल डस्ट और इग्नाइटेबल फाइबर्स एंड फ्लाइंस आर प्रेजेंस कंटिन्यूअसली और फॉर ए लॉन्ग टाइम।
सो जोन 20 में अगर हम देखें तो हमेशा वहां पे आपको डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे जो पे आग लगने की चांसेस होते हैं, फाइबर्स और फ्लाइंग्स रहेंगे वहां पे, और वो लंबे टाइम तक के लिए उस एरिया में प्रेजेंस रहने वाली है, उस इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंस रहनी है, लेकिन जो कि जोन 20 हम उसको जानते हैं। फिर इसी तरह से जोन 21 है an area where combustible dust or ignitable fibers and flames are likely to occur under the normal operating condition. So normal operating condition में वहां पे डस्ट और उसके फ्लाइंग्स फाइबर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, बट बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहने वाले हैं, वहां पे आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेंगे, मीडियम जोन की तरह से रहेंगे। अब जोन 22 में आ जाते हैं, एन एरिया वेयर कंबस्टेबल डस्ट और इग्नाइटेबल फाइबर्स एंड फ्लाइंग्स आर लाइकली टू ऑकर, मतलब ये बहुत ही इनकी चांसेस कम रहेंगी, ऑपरेशन जब चलते रहेगी उस कंडीशन में बहुत ही कम समय के लिए प्रेजेंस होंगी उन फ्लाइंग्स की और उन फाइबर्स या डस्ट पार्टिकल्स की। यहाँ पे हम ये तीन फिगर के थ्रू समझना चाहते हैं कि जोन 0/220, जोन 1/21 और जोन 2/22 में किस तरह की रिस्क लेवल है और क्या उनकी प्रेजेंस रहती है वहां पे। सो पहले हम बात करते हैं जोन 0/20 की। जोन 0/20 में हम देखते हैं कि ये वेरी हाई हाई रिस्क वाली एरिया है और बहुत ही यहाँ पे रिस्क रहती है, परमानेंट और फ्रिक्वेंट, मीन्स जो या तो परमानेंट रहने वाली है वहां पे या फिर फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत हाई रहेगी। प्रेजेंस ऑफ गैसेस, डस्ट और एक्सप्लोसिव एटमोस्फेयर, सो वहां पे उस एरिया ही पूरा एक्सप्लोसिव वाला जोन रहेगा और उनकी जो प्रेजेंस रहेगी गैस और डस्ट का, दोनों का मिक्स करके रहेगा, वेपर भी रह सकता है, वो बहुत ही रहने वाली है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रहेगी या परमानेंट रहेगा ही। तो ये सबसे हाईली रिस्क वाली जोन है और सबसे हाई रिस्क वाली एरिया मानी जाती है। जोन 1/21 की हम बात करते हैं, तो ये भी एक्सप्लोसिव एटमोस्फेयर है, जहां पे ओकेजनली जब वहां पे कोई ऑपरेशन चल रहा है, कोई कंडीशन ऐसी बन रही है कि कुछ वहां पे ऑपरेशन चल रहा है, कोई वर्किंग चल रही है, तो उस टाइम पे कभी कभार पे वहां पे गैसेस, वेपर्स और मिक्सचर ऑफ गैसेस, वेपर और डस्ट, ये पार्टिकल्स सारे वहां पे रहेंगे, जो कि हाई रिस्क में आती है, बहुत वेरी हाई रिस्क के बाद की है ये, मॉडरेट है इनकी, एक तरह से हाई रिस्क नहीं है ये भी। अब आ जाते हैं हम जोन 2/22 पे। जोन 2/22 पे भी एक्सप्लोसिव एटमोस्फेयर ही रहेगी और वहां पे शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, छोटे समय के लिए वहां पे गैसेस, वेपर्स या फिर उनके मिक्सचर या फिर कंबस्टेबल डस्ट और फ्लाइंग्स फाइबर्स वगैरह वहां पे नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में वहां पे प्रेजेंस रहेंगी। तो ये तीन हमारी एरिया हो जाती हैं और आपको किसी प्लांट में विजिट करते वक्त ये दिख भी जाएंगे कि यहाँ पे हाई रिस्क है, लो रिस्क है, वेरी हाई रिस्क वाली जोन है। तो ये जोन वाइज हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि जोन 0/20 जिनके लिए इक्विपमेंट डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट होगा, जोन 1/21 के लिए डिजाइन करना उससे आसान है और जोन 2/22 के लिए और आसान है। यहाँ पे हम एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमने कोल माइंस एरिया का लिया हुआ है, जहाँ पे गैसेस भी होते हैं और डस्ट भी होते हैं, उनमें एरिया क्लासिफिकेशन भी है, उनकी ग्रुपिंग की गई हुई है और उनमें किस तरह की प्रेजेंस होने वाली है, गैस होने वाली है, डस्ट होने वाली है या दोनों की मिक्सचर है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सो एक्सप्लोसिव एटमोस्फेयर प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे कि लॉन्ग पीरियड और कंटिन्यूअस रहने वाली जो है। सो कोल माइन में गैस और डस्ट दोनों ही होती है। इनकी एरिया क्लासिफिकेशन हम जाएंगे तो जोन 0 और जोन 20 होंगी। गैस ग्रुप और डस्ट ग्रुप की अगर हम मिक्स करके देखें तो यहाँ पे आ जाएंगी 2 और 2A, 2B, 2C, इनकी कैटेगरी बन जाएगी ग्रुप वाइज। और इसी तरह से 3A, 3B और 3C बन जाएगी डस्ट वाली एरिया की। सिमिलरली जहाँ पे ओकेजनली गैसेस और उसके पार्टिकल्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स फ्लाइंग्स प्रेजेंस रहेंगी, उनकी हम बात करते हैं, तो वहां पे हमारी जोन आ जाएगी गैस के लिए 1, डस्ट के लिए जोन 21 और ग्रुप, गैस ग्रुप और डस्ट ग्रुप मिक्स करके अगर हम देखें तो इनके लिए आ जाएंगी हमारी 2, 2A, 2B, 2C और 3, 3A, 3B एंड 3C। नॉट ड्यूरिंग ऑपरेशन कंडीशन, मीन्स यहाँ पे जो प्रेजेंस होंगी वो बहुत ज्यादा नहीं होंगी, वहां पे प्रेजेंस बहुत ही नॉमिनल रहेंगी। उसमें हम गैस की प्रेजेंस के लिए जो जोन होगा, एरिया क्लासिफिकेशन होगा, वो 2 होगा, डस्ट के लिए 22 होगा और उनकी जो ग्रुप होगी, गैस ग्रुप होगी और डस्ट ग्रुप के मिक्स करके होगी 1, 2A, 2B एंड 2C होंगी। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इफेक्टिव सोर्स ऑफ इग्निशन क्या क्या होती है, किन चीजों से आग लगने की चांसेस होती है उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे गैस या फिर गैस के फ्यूम्स या फिर वेपर्स, गैसियस वेपर्स, फ्लेमेबल, वहाँ पे डस्ट या उनके फ्लाइंग्स फाइबर्स वगैरह प्रेजेंस रहते हैं। तो मेनली वहाँ पे ओपन फ्लेम्स कोई भी नहीं होनी चाहिए,
लाइक लाइटनिंग, सिगरेट या वेल्डिंग वर्क एक्टिविटी वगैरह चल रहा है। तो मैकेनिकली आपके एक सोर्स है इग्निशन का, आग लगने का, वो भी आपको वहां अगर रहा तो आग लगने की चांसेस होती है। लाइक आपके हैमरिंग हो रही है, फ्रिक्शन, दो मेटल की फ्रिक्शन हो रही है, कोई चीज आपस में रगड़ के चल रही है, दो मेटल वाली पार्ट, देन इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो सकता है। ह्यूज सरफेस टेम्परेचर हो सकता है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हाई है और वहां पे आपके प्रेजेंस है गैसेस के और फाइबर्स की, तो वहां भी आग लग सकती है, फ्लेमेबल गैसेस या फाइबर्स या फिर कंबस्टेबल डस्ट है तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होती हैं जो जो अगर इस तरह की कोई वहां पे एरिया है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हो रही है, तो वहां पे भी अगर गैसेस इन्वायरमेंट है, फ्लेम्स हैं, फाइबर्स, कंबस्टेबल फाइबर्स या डस्टी एरिया चल रही है जिनमें आग लगने की चांस है, तो आग लग सकती है। देन रेडिएशन अगर हो रही है वहां पे किसी किसी भी मीन से अगर रेडिएशन है और वहां पे गैसेस भी हैं, फ्लेमेबल गैसेस हैं, तो वहां पे आग लग सकती है। एडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब हाई लेवल की कंप्रेशन वाली कोई एरिया है जहां पे वहां पे कंप्रेशन चल रही है और वहां पे उस एरिया में फ्लेमेबल गैस और फ्यूम्स हैं जो कि आग लग सकती है वहां पे उस एरिया में। तो ये मेनली सोर्स ऑफ इग्निशन हम काउंट पकड़ सकते हैं कि ये मेनली जो हमारे सोर्स हैं एक इंडस्ट्री में इस तरह की सोर्स हो सकती है आग लगने की। अब हम बात करते हैं कि ईओटी, क्रेन और होइस्ट के कौन से पार्ट्स पे आपको वर्किंग करनी है कॉस्टिंग के टाइम पे, जिससे आपको अपने कॉस्ट इम्प्लीकेशन ऐड कर लेने हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट ले लेने हैं, जिसके चलते कि आपकी क्रेन उस लेवल की डिजाइन हो जाए, बन जाए, कॉस्टिंग हो जाए, ताकि उसमें कोई भी स्पार्क अगर हो तो वहां पे आग ना लग सके। सो सबसे पहले हम उसमें पार्ट लेते हैं मोटर का। मोटर के अंदर स्पार्क जनरेट होती है जब भी मोटर चलती है, और अगर उसके अंदर गैस जाती है, उस तरह की इलेक्ट्रिकल वर्किंग के टाइम पे स्पार्क हो रही है और वहां पे अगर गैस जाती है जो फ्लेमेबल है, तो वहां पे आग लगने की और ब्लास्ट होने की डर रहती है। तो मोटर आपकी फ्लेम प्रूफ ग्रेड की होनी चाहिए और उस लेवल की प्रोटेक्शन वाली मोटर होनी चाहिए जिसके अंदर गैसेस ना जाए। आप ओपन ब्रेक्स नहीं यूज कर सकते वहां पे, आपको ब्रेक डीसी डिस्क ब्रेक लेनी है। ब्रेक उस कंडीशन वाली लेनी है जहां पे आपको वहां पे ओपन वाली एरिया वाली ब्रेक ना हो। तो ब्रेक की भी प्रोटेक्शन आपको उस लेवल की होनी चाहिए कि जब ब्रेकिंग लगे वहां पे फ्रिक्शन होगा, स्पार्क हो सकता है, हीट जनरेट हो सकता है, तो वहां पे अंदर गैस और ये गैसेस वेपर के मिक्सचर वहां पे प्रेजेंस ना हो। पैनल्स जितने तरह के यूज होने वाले हैं क्रेन में, जंक्शन बॉक्स, टीपीएम या जितने तरह की पैनल्स यूज होने वाले हैं, उस लेवल की प्रोटेक्शन की पैनल आपको लेनी होगी जहां पे अंदर गैसेस ना जा पाए, और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लेने होंगे आपको, ताकि आप नॉर्मल जो पैनल हम यूज करते हैं वो पैनल की कॉस्ट और इस पैनल की कॉस्ट में डिफरेंस रहेगी, तो आपको इस फ्लेम प्रूफ वाली पैनल्स की वहां पे यूज करनी है। कंट्रोल पेंडेंट, जो पेंडेंट हम यूज करते हैं उनकी प्रोटेक्शन आपको उस लेवल की लेनी होगी, और जो नॉर्मल पेंडेंट हम यूज करते हैं वो पेंडेंट वहां पे फ्लेम प्रूफ एरिया के लिए नहीं होती है। और लिमिट स्विचेज, आपको लिमिट स्विचेज में भी स्पार्क जनरेट होती है और आपको उस लेवल की प्रोटेक्शन वाली लिमिट स्विचेज लेनी होती है जिसकी अलग से प्राइस आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। व्हील्स आपको नॉर्मल स्टील व्हील यूज नहीं करने होंगे, वहां एलॉय व्हील यूज करने होंगे, और आपकी जो नॉर्मल स्टील व्हील यूज होती है उसकी प्राइस अलग होती है, और जब एलॉय व्हील आप लेंगे तो उसकी प्राइस अलग हो जाएंगी, और आपकी व्हील्स की भी प्राइस में बहुत अच्छी खासी इंप्लीकेशन आने वाली है। तो व्हील को हमेशा आप कंसिडर करेंगे। वायर रोप को कंसिडर करेंगे, नॉर्मल वायर रोप आपको नहीं लेनी है, यहाँ गैल्वेनाइज आपको लेनी होंगी। फ्लेम प्रूफ के लिए अलग से वायर रोप आती है, वो आपको कंसिडर करनी है। हुक जो होती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हुक के ऊपर एक स्पेशल टाइप की कोटिंग की जाती है, एलॉय मटेरियल की एलॉय कोटिंग की जाती है ताकि उस पर स्पार्क जनरेशन ना हो। देन आ जाते हैं हम वहां पे, जो हमारी डीएसएल होती है, पावर कलेक्शन सिस्टम, वो आप कोई भी ओपन टाइप की पावर कलेक्शन सिस्टम वहां पे काम नहीं आएंगी, आपको हमेशा ही लेना पड़ेगा फेस्टून टाइप लेना पड़ेगा, केबल टाइप यूज करना पड़ेगा, और जो भी केबल कैरियर वगैरह होंगे, ट्रॉलीज होंगे, उनकी भी आपको प्रोटेक्शन लेनी है और उसके लिए अलग से पैसे लेने हैं। सो कंक्लूजन ये बनता है कि आप कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट से स्पार्क को रिमूव नहीं कर सकते हैं, ओमिट नहीं कर सकते हैं, बट आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस पार्ट को, उसमें गैस अंदर ना जाए उस तरह की प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, उस इंक्लोजर उसको बना सकते हैं उस तरह से। और आपको करना क्या है, जब कॉस्टिंग एस्टिमेशन होती है तो आपको उस कॉस्टिंग एस्टिमेशन के टाइम पे इन सारी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जहां पे आपको लगता है कि मेनली जो पीछे स्लाइड में हम बात किए थे, उस स्लाइड में आपको मेजरली उन
पार्ट्स को आपको एक्स्ट्रा प्राइस लेने होंगे, उनकी ग्रेड अलग हो जाएंगी, उनकी जो इंक्लोजर्स की प्रोटेक्शन इंक्लोजर्स होती है वो हाई लेवल की हो जाती है, ताकि उसके अंदर कैसेस ना हो और आप उसको अवॉइड कर सकते हैं एक मेजर एक्सीडेंट होने से, और आपके प्राइसिंग भी सही होगी और कॉस्टिंग भी सही होगी। सो थैंक यू वेरी मच। होप अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है। बाकी आपको जब भी कॉस्टिंग करनी है फ्लेम प्रूफ क्रेन के लिए, तो जो भी आपके सीनियर है, अगर कहीं भी डाउट लगे तो आपको उनसे कंसल्ट करना है। विदाउट कंसल्ट आपको उस कॉस्टिंग को कंप्लीट नहीं कर पाओगे और ना ही आप उसको सेंड करना है, आपको हमेशा कंसल्ट करना है अपने सीनियर से। थैंक यू वेरी मच।